हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है, ठीक है। तो मतलब कहते हैं कि लोग इसके बिना मतलब फिजिक्स नहीं आ सकती, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ है बेसिक्स, मतलब वेक्टर्स काफ़ी ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, ठीक है। कुछ उसमें मैथ्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों मिल करके आपको फिजिक्स समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्रिटिकल्स पॉइंट्स होते हैं जो बिना वेक्टर्स के आपको समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। और वेक्टर्स जो है आप ये कह सकते हो कि फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिजिक्स में, अगर आप फिजिक्स आपको अगर नहीं आ रही है तो हो सकता है आपको वेक्टर्स नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। और वेक्टर्स के साथ साथ आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो वो आप पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आज से हम लोग वेक्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये पहले शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि ये वेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। जिसको वेक्टर्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता वो बहुत आराम से वीडियो को वन शॉट में देखेंगे, ठीक। और बिल्कुल लेक्चर के साथ बने रहेंगे। आपको लास्ट में आते आते वेक्टर्स क्या होता है और कैसे ये काम करता है ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस से देखिएगा और फोकस से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स, पहले वेक्टर्स पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि वेक्टर्स आखिर पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है मुझे वेक्टर्स पढ़ने की, ठीक है। तो देखिए, नीड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक तरीक़ा से चैप्टर से हट करके एक जनरल इंट्रोडक्शंस की तरीके से आपको थोड़ा ऐसे बेसिक्स नॉलेज देना चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आए कि वेक्टर्स हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो आप ये जानिए कि कोई एक पर्सन है, इसको बोला गया कि आप जाइए मेडिकल शॉप पे, आपको दवाइयाँ लेकर आनी है, कुछ इसको प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर ने लिख करके दिया, और फिर उसके बाद इसको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख करके दिया और इसको दवाइयाँ लेकर के आनी है। और वो पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। लेट्स सपोज दैट मैन है, ठीक है। और मैंने आपकी ये एक 4 रास्ते हैं और जो यहाँ पे ये चौराहा है, ठीक है। तो इस रास्ते पे, इस वाले रास्ते पे मेडिकल शॉप यहाँ पे, तो उसका टारगेट पॉइंट ये है, ठीक है। उसको यहाँ जाना है और ये मैन जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इसको बस इतना कहा गया है कि चौराहे से 2 मीटर या फिर ऐसे सोचो 10 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पे आपको क्या है कि मेडिकल शॉप मिलेगा। 10 मीटर की दूरी पे, चौराहे से 10 मीटर की दूरी पर आपको चौराहा मिलेगा, चौराहे से वो मेडिकल शॉप मिल जाएगी, ठीक है। बस इतना अब इसको कहा गया, ठीक है, कि अब इसके माइंड में ये फिट है, इसके दिमाग में ये फिट है कि 10 मीटर जो है इस चौराहे से मुझे जाना है, ठीक है। ये गया, ये, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जब यहाँ पहुँचा तो अब इसके पास पहुँचने के बाद अब 10 मीटर इसको मूव करना है यहाँ से। तो ये 10 मीटर इधर भी जा सकता है, 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 ठीक है। अब ये कंफ्यूज है कि 10 मीटर में जाऊँ कि मेरे तो चारों तरफ डायरेक्शंस हैं, है कि नहीं। पर उसको बस 10 मीटर बताया गया। फिर अब वो कहेगा कि 10 मीटर्स बताया गया तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे डायरेक्शंस पता नहीं है, अब इधर है कि इधर है, इधर है। तो फिर ये क्या करेगा कि वापस से जाएगा, ठीक है। और फिर वही मतलब जहाँ से वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वापस से गया कि भाई डायरेक्शंस तो मुझे पता ही नहीं है कि भाई 10 मीटर तो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो 4 डायरेक्शंस हैं हमारे पास, तो हम जाएँ किधर, है कि नहीं। तो फिर वो गया कि अच्छा ठीक है, आप वहाँ से जो है आप जहाँ पे हैं उधर की राइट डायरेक्शंस में आप चले जाइएगा, ठीक है, या उसके सीधे चले जाइएगा, ऐसा कुछ बोला गया उसको, ठीक है। सीधा चले जाइएगा, आप जैसे सीधा चले जाएंगे, यानी कि उसको डायरेक्शंस दे दिया गया, ठीक है, कि उसको अब दिमाग में फिक्स हो गया कि यहाँ पे गए तो मुझे सीधा जाना है। तो ये आपको समझ में आया कि डायरेक्शंस की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। विदाउट डायरेक्शंस वो पॉइंट को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। इस वजह से डायरेक्शंस की काफ़ी नीड है। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने जनरल चीज़ों में बताई, आप ये जानोगे कि जो
एरोप्लेन्स जो चलती हैं वहाँ पे डायरेक्शंस की आपको महत्व होता है कि इतने डिग्री से इधर अगर थोड़ा सा अगर उनका एंगल इधर हुआ तो जो है उसको जहाँ टारगेट पॉइंट पे लैंड करना है तो कहीं और लैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शंस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ तो आ गया होगा कि डायरेक्शंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देने से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 10 मीटर जो है ये एक मैग्नीट्यूड है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हमारा पूरा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट नहीं हो पाता, मुझे उसमें डायरेक्शंस इंक्लूड करना पड़ेगा उसको स्पेसिफिक लोकेशंस देने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से वेक्टर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई कि नीड ऑफ वेक्टर्स क्यों है, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ नोट करने लायक नहीं है, ठीक है। बस आपको दिमाग में हर चीज़ें नोट आप नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको माइंड में फिक्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हैं आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज दिमाग में फिक्स करते जाएगा, तभी आपको फिजिक्स आएगी, ठीक है। अब बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती है ना, तो इस लेक्चर से अब लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है। बस कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ प्लीज़ देखिएगा इसको, ठीक। अब देखिए पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल में बातें की हैं, ठीक है। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते थे, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें तो कंपलसरी हैं। क्या है? एक उसका जो है न्यूमेरिकल पॉइंट, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरा जो है उसका यूनिट, ठीक है। तो ये जो होता है यूनिट को दिखाता है, ठीक है, और ये जो होता है उसको मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट दिखाता है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो ये फिजिकल क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और किस पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब धीरे धीरे आपको चैप्टर्स के अंदर हम इंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, स्केलर और एक को वेक्टर कहा गया, ठीक है। क्या चीज़ होती है वेक्टर, कैसे पहचानेंगे, बस पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए कि स्केलर और वेक्टर के दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया गया, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को। अच्छा, पहले तो ये जानिए कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ठीक है। देखिए, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लेंथ, मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी एक्सेलरेशन, इनका मैग्नीट्यूड होता है, इनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, इनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो जिनको मेजर किया जा सकता है, जिन भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, मास और टाइम, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है भाई, जैसे फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप की क्या फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वो बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्योंकि उसका अब फ्रेंडशिप कोई फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप है दो लोगों के बीच में, तो इसका हम मेज़र नहीं कर सकते ना कि कितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप है, कितना कम फ्रेंडशिप है, कितनी ज़्यादा, उसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, ठीक है। और जैसे लव, अब कोई किसी से कितना लव करता है, उसका कोई मेज़रेबल तो नहीं है ना, ठीक है। और जैसे कि चाइल्डहुड, अब कोई चाइल्डहुड, जैसे एज, जैसे कि बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेज़रेबल नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, पर जो वो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए बता रहे थे। तो फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ठीक है, जो मेज़र किया जा सकता है। और जो मेज़र किया जा सकता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी को इकट्ठा किया गया और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक स्केलर और एक वेक्टर, ठीक है। पहली बात कि स्केलर के पास है क्या, तो देखिए स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट्स होती हैं, ठीक है।
यूनिट्स होती हैं। तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली। क्या यूनिट में लिखूं, क्या मुझे यूनिट्स लिखना चाहिए? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या यूनिट्स लिखनी चाहिए? नहीं लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास यूनिट्स नहीं है, बस मैग्नीट्यूड है। जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, और ऊपर भी वेलोसिटी होता है, नीचे भी वेलोसिटी होता है, और कैंसिल आउट होकर के ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, यूनिटलेस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिटलेस। ठीक है, तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, पर यूनिट तो नहीं है ना, है ना। तो यूनिट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है तो हम कहेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में जैसे मास, ठीक है, लेंथ, डिस्टेंस, ठीक है, और भी सारी चीज़ें ले सकते हैं, स्पीड। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्केलर क्वांटिटी हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कांट काउंट इट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, ओके, तो ये चीज़ें हो गई जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अभी ये चीज़ें बोरिंग लगेंगी यार, पर धीरे धीरे बस लेक्चर्स को आगे बढ़ते जाइए। इंटरेस्टिंग चीज़ें तुरंत नहीं आपको मिल जाता है, पहले आप लेक्चर के साथ बने रहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है वेक्टर। तो वेक्टर कहते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखिए इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ है इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं, सिर्फ इस दोनों से काम नहीं चलेगा। एक थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है इसका बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल जो भी है, तो वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर कोई भी चीज़ वेक्टर है कि नहीं। ये तीनों चीज़ अगर फॉलो कर रहा है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो वो वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, बहुत आराम से चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ चल रहे हैं, बहुत आराम से, बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है ना कुछ भी, तो इस वजह से। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि इनको कैसे हम डील करते हैं। देखिए वेक्टर्स को डील करने का अलग अलजेब्रा होता है और स्केलर को डील करने का अलग अलजेब्रा होता है। मतलब जैसे कि आपको कोई ऐसे दे दे कि 2 + 2, तो सीधा हम 4 लिख देते हैं, है कि नहीं। 2 + 2 सीधा 4 लिख देते हैं। मतलब बेसिक अलजेब्रा इसमें क्या होता है, लगता है। जैसे जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं ना, जो सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल्स जो हमने पढ़ा है वो इसके लिए फॉलो होता है, पर उसके लिए ये फॉलो नहीं होता। मतलब कि अगर आपको मैं ये, अगर इसमें एग्जांपल भी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, तो चलो एग्जांपल भी बता देते हैं एक तरीके से। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, बताएंगे क्यों है ये, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा। ठीक है, वी कांट काउंट इट अभी फ़िलहाल के लिए। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी चीज़ें हैं, तो सब उस डोमेन में, वहाँ पे डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें मुझे समझ में आ रही। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको लिखा भी नहीं समझ आ रहा है कि फोर्स वेलोसिटी, तो कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंस बस रखिएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ तो बेसिक अलजेब्रा लगता है, बेसिक अलजेब्रा लगता है, वहाँ पे ये अलजेब्रा फिट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ, थोड़ा समझा रहे हैं यहाँ पे, कि अगर, चलिए यहाँ बता देते हैं कि ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अगर सीधा, तो टोटल कितने न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अगर आपको कोई कहे नेट
फोर्स निकालिए, तो क्या मैं इसको 5 + 2 लिखूं 7 न्यूटन? नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत है। वेक्टर को हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते कॉमन अलजेब्रा की तरह, ठीक है, जो हम लोग स्केलर के लिए यूज़ करते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग अलजेब्रा यूज होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। वो अलजेब्रा से ये क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, इनका एडिशन किया जाएगा। इस वजह से इसका अलग अलजेब्रा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले दिमाग में ये फिक्स हो गई कि इसके लिए अलग अलजेब्रा, उसके लिए अलग अलजेब्रा, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये बात तो समझ आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो ये तरीका हम यहाँ पे नहीं अपनाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। जैसे फेमस होता है कि करंट वेक्टर है कि नहीं है, ये वेक्टर है कि स्केलर है। तो करंट जो है वो वेक्टर नहीं है, कैसे नहीं है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए। तो देखिए करंट जो है, जैसे ये मैंने बोला यहाँ पे 2 एम्पियर यहाँ पे है, ठीक है, 2 एम्पियर और यहाँ पे 3 एम्पियर। तो यहाँ पे हम 2 + 3 करके यहाँ पे 5 एम्पियर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन अलजेब्रा को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसको हम डील नहीं करते, मतलब इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये इसका रिजल्टेंट आ जाए। सिर्फ कॉमन अलजेब्रा, मैंने क्या किया यार, 2 और 5 को जोड़ा तो 5 एम्पियर आ गया, 2 और 3 को जोड़ा तो 5 एम्पियर आ गया। तो ये तो सीधा हम स्केलर की तरीके से ऐड कर रहे हैं ना, और ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो है वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत बेसिक चीज़ें हमने बात की हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको मैं बस थोड़ा सा हाईलाइट इस वाले पॉइंट पे करना चाहता हूँ कि इसको आप प्लीज़ ना भूलिएगा, ठीक है। इसको स्टार पॉइंट करके कह रहे हैं कि ये वाला बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है तो ही वेक्टर होगा, भले से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, ठीक है। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर रफ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स नोट कर सकते हैं हम लोग कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनके पास डायरेक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर्स हैं, ठीक है। यही वो पॉइंट्स नोट करके लिखा गया है कि ये एसेशन रीजन में आपको काम आ सकता है कि ऑल क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन। मतलब जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जितना भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, ये सारे के सारे इनके पास डायरेक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। बट जितने भी जिनके पास डायरेक्शंस हैं, मतलब जो और भी जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शंस हैं, पर वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई कि ऑल क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शंस आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज़, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास डायरेक्शन है पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बस आपसे कोई ये भी पूछे कि क्या वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन होना ज़रूरी है? नहीं, वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शंस तो होना ही चाहिए, बस उसके साथ कंपलसरी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शंस होना इज़ नॉट इनफ, ठीक है। अब सुनिएगा, एक और भी एग्जांपल है, तो थोड़ा सा मतलब लोगों को कंफ्यूज करता है और कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। डायरेक्शंस, क्या आप बता सकते हैं कि टाइम के पास डायरेक्शंस होता है? जरा सोच करके बताइए, क्या टाइम के पास डायरेक्शंस होता है?
हाँ बिल्कुल होता है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर, ठीक है, कभी बैक नहीं होता टाइम। अब जहाँ से पृथ्वी शुरू हुई है बनना, जहाँ से हमारी मतलब लाइफ शुरू हुआ है, वहाँ से डायरेक्शंस एक ही डायरेक्शन से फ्लो करता जा रहा है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, और ऐसे ही चलता जाएगा, कभी टाइम पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। वो टाइम मशीन की बात नहीं करना है, मतलब वो एक रिसर्च का पार्ट है, ठीक है, तो उस पर हम लोग नहीं जाने वाले, ठीक है। अभी के डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग जो टाइम जो है उसके पास डायरेक्शंस हैं, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, इस तरीके से फ्लो करता है, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर, ठीक है, ये चलता है, ठीक है। तो इसके पास एक डायरेक्शंस है, पर ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टेंसर वेंसर की बात मत करना भाई, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा उसकी झलक आपको दिखाएंगे, पर उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए आप प्लीज़, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। तो चलिए, एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब भाव नहीं देंगे, ठीक है, वो टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बस इसका नाम लोग आजकल ट्रेंड में है इसको पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इंक्लूड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, पर ऐसा नहीं, वो गलत है, क्योंकि अभी हमारे ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अब जिसको मन है कि नहीं मुझे थोड़ा सा जानना है इसके बारे में, तो चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है, मतलब इसके पास क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, दूसरा इसके पास मेनी डायरेक्शंस, हैव मेनी डायरेक्शंस, हैव मेनी डायरेक्शंस, इसके पास एक डायरेक्शंस नहीं है, कई डायरेक्शंस है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स, अब वेक्टर्स क्वांटिटी के साथ सिर्फ एक डायरेक्शंस होती है, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में लोकेट किया जाता है। इसके पास प्रॉब्लम ये है कि इसके पास कई डायरेक्शंस हैं, बस। जैसे प्रेशर, ठीक है, आप जब हाइड्रोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे हम लोग, तो हम वहाँ पे बातें करेंगे इसकी कि ये एक लिक्विड है, ठीक है, जिसका कोई कलर नहीं होता, मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, एक वेसल्स में है, और मैंने एक लिक्विड के पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, तो ये जो होगा इसकी इधर भी डायरेक्ट प्रेशर एग्जर्ट करता होगा, इधर भी प्रेशर एग्जर्ट होता होगा, और इधर भी, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस है, मेनी डायरेक्शंस, ठीक है, ये प्रेशर्स की चारों तरफ डायरेक्शंस है, ठीक है, मेनी डायरेक्शंस, इस वजह से इसको टेंसर क्वांटिटी में इंक्लूड किया गया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी हमारे लिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी आपके जब टेंसर नहीं लिखा हो तो इसको स्केलर में आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अगर टेंसर दिया हो, लेकिन वो देंगे नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी आई थिंक, ठीक है। अगर आ गई तो टेंसर दिया हुआ है तो टेंसर ही मार्क कर दीजिएगा, प्रेफरेंस पहले टेंसर को दीजिएगा फिर स्केलर को, ठीक है, लेकिन स्केलर ही अभी हम लोग मान करके चलेंगे, ठीक है। पर एक्चुअल में ये क्या है, टेंसर है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। सिलेबस में प्रेशर है पर टेंसर नहीं है, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कहते क्या है, इम्पोर्टेंट है ये बात, इस पॉइंट को जो किनारा जिधर की तरफ एरो नहीं है उसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, हेड और टिप ऑफ द वेक्टर, ठीक है।
ये वेक्टर को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसकी लेंथ को, ये जो वेक्टर की लेंथ है, ये जो ये दिखा रहा है ना, क्या इसको बॉडी ऑफ द वेक्टर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। पर टेक्निकली इसको कहते हैं हम लोग, ये जो इसकी लेंथ है ना, ये वाला जो जितनी बड़ी एरो है वो उसकी मैग्नीट्यूड को दिखाता है। जैसे इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर, और ए मैंने लिखा और इस पे मैंने इस तरीके से लगा दिया, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इसको ऐसे, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो मतलब ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये इस तरीके से ये ए वेक्टर है, ठीक है, ऐसे कहेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा। कुछ बुक्स में वेक्टर्स को कहते हैं लोग, मतलब ये ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिखेगा कि वेक्टर को बोल्ड में दिखाते हैं और एरो नहीं लगाते हैं। वो लोग कहते हैं कि बस इसको डार्क से जो है ना, तो इसको आप वेक्टर मान लो, ठीक है। पर ये हम कहाँ से हर जगह मतलब मोटी स्केच लेकर के चलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, तो हमेशा हमारे लिए ये काम की चीज़ें हैं। पर कुछ बुक्स में ऐसे बोलते हैं कि अगर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है तो उसको भी वेक्टर कहेंगे, ठीक है। पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस आप जान लीजिए कि उसको भी वो लोग कुछ बुक्स कहते हैं। पर ये वाला हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस पर एक एरो लगा होना चाहिए, ठीक है। जिसको बोरिंग लगता होगा कि बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, पर पेशेंस रखिएगा यार, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता वेक्टर्स में, ये उसके लिए है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ट्यूड ऑफ द वेक्टर। जितना बड़ा एरो होगा उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ये जो इसकी लेंथ है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिखाता है, और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शंस को दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात को सुनिएगा। ये एक वेक्टर है, को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके सिर्फ इसका लेंथ कितना है वो मुझे निकालना है, तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड से। मतलब मैंने क्या किया कि इस पे मॉड लगा दिया, मॉडुलस। तो ये जो दो एरो मैंने लगाया है इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, ठीक है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, ये तो फिजिकली मुझे दिख रहा है कि ये इतना बड़ा है, पर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ट्यूड ऑफ वेक्टर के। बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डोंट लूज योर पेशेंस, ठीक है। आप लेक्चर्स के साथ अगर बने हैं तभी आपको आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग लो लेवल का पढ़ने वाले हैं, नहीं, बस पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ठीक है। तो इतना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना नोट किया, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें और बातें कर लेते हैं, ठीक है, इसी चीज़ में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये जो लेंथ है ये समझ में आ गया कि ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो मैं ये कहूँगा कि एक जो वेक्टर है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बनाया है हमने, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 5A वेक्टर है, लेट्स सपोज दैट, जिसका मैग्नीट्यूड जो है 5 है, 5A वेक्टर है। मैंने इसमें क्या किया कि अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो वेक्टर की लेंथ अभी 5 है वो 2 टाइम्स बढ़ करके और भी लेंथ इसकी बड़ी हो जाएगी, और ये जो हो जाएगा 10 वेक्टर्स हो जाएंगे, 10A वेक्टर्स हो जाएगा। मतलब 10 टाइम इससे जो है 2 टाइम्स अधिक हो गया। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो अगर किसी भी वेक्टर्स में किसी
नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतनी ही उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, उसके बॉडी का जो लेंथ है उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर तो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, कि अगर इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे किसी 10 से या फिर 5 से ए से तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मेरी बात को सुनिएगा। अब एक और ध्यान से, थोड़ा सा वो दिमाग में आ रहा है कि अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अभी ये वेक्टर है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर मैं इसको कहूँगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -5a वेक्टर। जो डायरेक्शन इसकी थी वो पलट करके इधर आ गई। ठीक है, जो डायरेक्शन इधर थी अब वो पलट करके इधर आ गई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्या हो जाता है, पलट जाता है। यहाँ पर भी हम करेंगे तो वो भी वेक्टर पलट जाएगा। ठीक है, तो माइनस से कर देने पर ठीक उसके 180 डिग्री से वेक्टर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और बातें और करते हैं, थोड़ी सी की पॉइंट्स और देख लेते हैं। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, उसको देख लेते हैं कि कोई भी वेक्टर ए है। ठीक है, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, इसको अगर मैं 2 पाई रोटेट कर देता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, मैं चेंज का मतलब क्या कहने का मतलब, अगर ये वेक्टर ए है तो मैंने इसको ऐसे घुमाया, इतना लेट सपोज थीटा घुमाया तो ये वेक्टर बी बन गया। अब वो चेंज हो गई इसकी डायरेक्शन, पर 2 पाई ऐसा रोटेशन है जिसमें वेक्टर चेंज नहीं होगा। कैसे, मतलब इसको मैं घुमाया, 2 पाई का मतलब पूरा एक सर्कल मैंने ऐसे घुमाया और इस वेक्टर को ऐसे घुमा करके फिर वहीं पे ला करके रख दिया। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ऐसे है वेक्टर्स और घुमा करके फिर ऐसे 2 पाई घुमाया तो वहीं पे आ गया। तो 2 पाई घुमाने से वेक्टर्स चेंज नहीं होता है। तो ऑन रोटेशन 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर हम 2 पाई का रोटेशन करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको 4 पाई रोटेट करूँगा तो वेक्टर चेंज होगा? देखो, एक बार ऐसे किया तो 2 पाई, फिर से घुमाया तो 4 पाई, है कि नहीं? मतलब 2 पाई फिर प्लस 2 पाई, फिर एक बार 2 पाई घुमाया, फिर से तो 4 पाई, तब पर भी तो चेंज नहीं हो रहा है ना। 4 पाई, तो 4 पाई घुमाने पर भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर एक रोटेशन करें तो 6 पाई हो जाएगा, फिर एक बार और घुमाएंगे यानी कि 8 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इवन रोटेशन करता हूँ तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। यानी कि मैं अगर थोड़ा सा जनरल में बात करूँ कि इन 2 पाई मतलब 2 पाई इन टाइम्स अगर मैं रोटेट करूँगा तो वेक्टर्स चेंज नहीं होगा, इन जनरल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अगर इवन रोटेशन हम करेंगे तो वेक्टर्स जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेक्टर्स चेंज नहीं होगा, वेक्टर वही का वही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, a vector can shift parallel to itself। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं कोई वेक्टर लेट सपोज दैट बी है, तो इसके पैरेलल ये शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब कि अगर ये वेक्टर है ऐसे तो मैं इसको उठा करके यहाँ रख सकता हूँ, बस हाँ ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर वाले को मिटा देता हूँ तो सेकंड वाले को समझाना मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया ना, नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज दैट ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, तो अभी ये जो है यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर भी रख सकता हूँ।
बस इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि वेक्टर को हम इटसेल्फ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे है तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, बस उस वो जो है थीटा चेंज नहीं होना चाहिए हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल से उसका थीटा चेंज नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है, उसका थीटा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। उसकी लेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ें। मैं यहाँ भी रख सकता हूँ उसको, वेक्टर को, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फ्रीली उसको घुमा सकते हैं, बस पैरेलली हम उसको कहीं भी रख सकते हैं। बस उसका ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसका एंगल चेंज नहीं कर सकते हम उसका, ठीक है। जितना वो इंक्लाइंड है पहले, उतना बाद में भी इंक्लाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ी छोटी पॉइंट है, थोड़ा पॉइंट्स कलेक्ट करते जा रहे हैं, यही बाद में आपको कॉन्सेप्ट बन करके एक तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया कि वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब पैरेलली वो शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, रफ कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं। देखिए वेक्टर्स, अब ये समझ में आया कि वेक्टर्स जो है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शंस है, ठीक है। आप ये समझो कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शंस है, तो डायरेक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको आपने अगर थोड़ा बहुत वेक्टर्स अगर पढ़ा है, जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, बस आगे आप पढ़े होगे तो आपने देखा होगा कभी कभी वेलोसिटी को ऐसे दिखाते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे कुछ ऐसे दिखाते हैं, मतलब i j k का टर्म्स आता है, ठीक है। अभी इस पे नहीं आएगा, हम लोग अभी कुछ लेक्चर्स 2-3-4 लेक्चर्स के बाद ये चीज़ें आएंगी। तो ये भी एक तरीका है। अब ये क्या है, ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों को बाद में आएगा, ठीक है। तो पर क्या एक यही तरीका है i j और k को लेकर के ही हम डायरेक्शंस को बातें कर सकते हैं? नहीं, एक और भी तरीका है जिसको हम यूज करते हैं अभी, ठीक है। अभी हमें i j k तो काफ़ी बाद में आता है, ठीक है। तो वो होता है आपका, इसको हम लोग कहते हैं एंगल थीटा से ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और कोई यहाँ पे बस एक मैग्नीट्यूड होता है। तो वो इस चीज़ को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पे फोकस करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे लिख दिया जाता है आपको कि 5 मीटर। अब देखिए मैं बस एग्जांपल्स दे करके समझाता हूँ, क्या आप इसको देख करके ये समझ पाते हो कि 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आप ये देख करके क्या आप समझ सकते हो कि 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अगर आपको ये देख करके उस वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, बताइए। देखिए इतना हिस्सा जो है इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और इतना हिस्सा जो है डायरेक्शंस को बता रहा है, एंगल थीटा। इसी को पूरा कलेक्टिवली मैंने एंगल थीटा करके लिखा है, डायरेक्शंस को बता रहा है। ये थोड़ी सी नई चीज़ होगी आपके लिए कभी, ठीक है, कि 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको देख करके हम अगर लोकेट करना सीख जाते हैं तो हमारा पूरे तरीके से क्वेश्चंस हमारे इस अभी जो शुरुआत के क्वेश्चन से हमसे बनने लगते हैं, ठीक है। तो अभी का जो हमारा पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा कि इस पार्ट को हम कैसे समझेंगे। लिखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अब इस चीज़ का मतलब क्या है, कितना डिग्री कहाँ से कितना, ठीक है। बस इस पे फोकस करना है, ठीक है।
तो बस अब उस पे आते जा रहे हैं, ठीक है। जिसको ये बिल्कुल भी नहीं आता ना, अब वो बस बने रहे, ठीक है। कि अब आप इसको देख करके क्या वेक्टर लोकेट कर सकते हो, बस वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बस अब इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो चुकी है, ठीक है। अभी तो था थोड़ा सा बेसिक्स चलते थे। तो अब सुनिएगा, आपको ऐसे दिखा दिया जाता है बुक्स में, आपको कई बार देखने को मिलता है। वेस्ट, ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि ये नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ है और साउथ जो है नीचे की तरफ है? ऐसा लगता है ना? मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे है, ऐसे ही तो है बोर्ड पे। नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट उधर है, वेस्ट इधर है, ऐसे आपके सामने, ठीक है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ऐसा लग रहा है ना? ऐसा नहीं है। अगर आप समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी कमी है आपके में। ये हॉरिजेंटल में होता है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हॉरिजेंटल में होती हैं, मतलब हमारे अर्थ सरफेस पे ये होती हैं, ठीक है। अब बोर्ड को तो हम ऐसे नहीं रख करके पढ़ा सकते ना, वो तो दिखेगा नहीं, इस वजह से इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं? हॉरिजेंटल में। मतलब अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे उठा करके ऐसे रख दिया तो फिर अब ये क्या है? नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, ईस्ट, और ये है वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से कैंपस आप रखते हो ना, तो कंपास जो है आप कैसे रखते हो? ऐसे थोड़ी रखते हो, मतलब ऐसे लोकेट करने के लिए उसको सीधा ऐसे रखते हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे, आपको पता है कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट ईस्ट इधर है, तो वो हॉरिजेंटल में है, पहले ये दिमाग में रखिएगा। और इसको कहेंगे अप और ये डाउन, तो अप और डाउन अलग चीज़ है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो ये हॉरिजेंटल में है, ठीक है। ये दिमाग में फिक्स कीजिए कि ये हॉरिजेंटल में है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें चारों जो है हॉरिजेंटल में, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक्चुअल में अब थोड़ा सा इसको रेड पेन से दिखाते हैं। ये वाली जो लाइन है बीच में बिल्कुल 45 डिग्री से, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इसको नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे आठों दिशाएं ऐसे बोलते हैं ना, आठों दिशाएं, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं करता क्या हूँ कि जो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है जो सीधी दिख रही है, उसको पहले लिखते हैं, साउथ, और जो है हॉरिजेंटल को बाद में, ठीक है, हॉरिजेंटल को बाद में, हॉरिजेंटल को बाद में, ठीक है। ऐसे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे, समझ आया? साउथ ईस्ट इसको बोलेंगे, इस डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ नहीं बोल रहे हैं, इसको पहले ले रहे हैं और उसको बाद में ले रहे हैं, ठीक है। फिर ये नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, तो NE, ठीक है, NW, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है? सभी 45 डिग्री पे हैं, आधा आधा है, पूरा आधा आधा चीरते हुए बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब अच्छा, मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जिसको ना, बस उसके लिए कर रहे हैं। 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, सारे सही 45 डिग्री पे हैं, सभी के सभी 45 डिग्री, ठीक है, सभी के सभी बना नहीं रहे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इस तरीके से आपको लिखा हुआ अगर आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको कैसे लोकेट करेंगे? देखिएगा, ये है, मैं अब बना देता हूँ आपको, ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे बताइए कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे लिखेंगे? अच्छा, नॉर्थ है, सॉरी यहाँ पे ईस्ट होगा ना,
नॉर्थ और ईस्ट, तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो है तो वो इस कोऑर्डिनेट में होगा, पर वो एंगल क्या इससे बनाएगा कि इससे बनाएगा, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा है कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या इससे लेंगे कि इससे लेंगे। तो ध्यान से बात को गौर से सुनिएगा, आप एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। ये 60 डिग्री जो होता है, जो लास्ट वाला होता है ना, उससे लिया जाता है, ठीक है। यानी कि लास्ट वाला क्या है, ईस्ट, यानी कि ये ईस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं वो चीज़ अभी नहीं लिखा हूँ तो कोई बात नहीं, चलो लिख देते हैं। लेट्स सपोज दैट 5 मीटर, ठीक है। ये जो है मैग्नीट्यूड को दिखाता है, मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, और ये जो है डायरेक्शंस को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस देखते जाइए। तो अभी ये क्या डायरेक्शंस, तो मुझे अभी 5 मीटर तो लेंथ उसकी मैंने बना ली, चलो कोई बात नहीं, चलो ये 5 मीटर मैंने लेंथ इसकी बना ली, ठीक है। रेड पेन से दिखा रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ईस्ट से हम क्या लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, मैंने ये कहा, क्या लिखा, 60 डिग्री जो लास्ट में है उससे लेंगे। तो अब इस वेक्टर को हम लोग कहेंगे, इस वेक्टर को हम लोग कहेंगे 5 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, 90 में से 60 घटाते हैं तो क्या आएगा, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा मेरे भाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसी को और करके लिख रहे हैं, इसी को लिखेंगे 5 मीटर 30 डिग्री। अब लिखेंगे जो लास्ट में है वो तो बाद में रहेगा, लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए लैंग्वेज में कितना फ़र्क पड़ गया है कि नहीं। 5 मीटर है, अब क्या बोल रहे हैं, पहले हम 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहे थे, अब क्या बोले, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी इसका मतलब है कि इसको देख करके मुझे सिर्फ ये सोचना है कि ये जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे वो पता भी नहीं है फिर भी मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 मीटर है, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ में रहेगा, मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट में रहेगा। तो मैं ये 5 मीटर तो चलो बना देंगे, ठीक है, 5 मीटर का वेक्टर है, ठीक है। पर ये 30 डिग्री किससे, लास्ट वाला जो है, यानी कि नॉर्थ से, लास्ट वाला से देखेंगे, लास्ट वाले से लेंगे हम, लास्ट वाले से 30 डिग्री, ठीक है, बात समझ आई। तो इसको, और फिर इसी को तो बोल रहे हैं कि 5 मीटर 60 डिग्री ऑफ ईस्ट। फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि 5, वो क्यों, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है ना। हम आप इधर से बोल रहे थे, मैं इधर से बोल रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूँ थोड़ा सा, अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये आपको थोड़ी बुक्स में नहीं मिलेगी, पर मैं बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो लोग, पर डेप्थ में थोड़ी सी जाने। यहाँ पे तो वो मैग्नीट्यूड लिख देंगे, चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर थीटा है और यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो यहाँ पर अब ये पहला है और इसी को मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, और ये जो है चेंज हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। मैंने ये चीज़ आप नोट करके लिख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। वही तो हुआ, 60 और 90 में से घटा दिया तो 30, या ये वाला एंगल तो 30 ही होगा ना, तो 30, और बस मैंने कोऑर्डिनेट चेंज किया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर वेक्टर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसमें और भी एग्जाम्पल है, अभी नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, लिस्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखिए 60 डिग्री और वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल हम बनाएंगे वही कोऑर्डिनेट। मैं बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट्स 10 मीटर या फिर 10 ऐसे कुछ भी, ठीक है।
तो यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो 60 डिग्री 10 मीटर तो उसकी लेंथ हो जाएगी। अब 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट और ये नॉर्थ, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में रहने वाला है, ठीक है। अब एंगल किससे 60 डिग्री लेंगे? नॉर्थ से, जो लास्ट में होता है उसी से एंगल लेते हैं। रिपीट अगेन एंड अगेन, जो लास्ट में होता है उसी से एंगल लेते हैं। तो लास्ट में कौन है? नॉर्थ है, तो इससे एंगल, यानी कितना एंगल? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा, ठीक है। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, क्या? 10 मीटर 30 डिग्री, ये तो 30 डिग्री होगा ना, बस 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, चेंज कर देंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि 30 डिग्री किससे? वेस्ट से। तो देखो 30 डिग्री किससे? वेस्ट से, जो लास्ट में है उसी से एंगल, 30 डिग्री वेस्ट से, वही वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट 2 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट। अब ये 2 मीटर, तो अब ये देखो साउथ और ईस्ट, यानी कि साउथ और ईस्ट इस कोऑर्डिनेट में रहेगा, ठीक है। और एंगल कहाँ से लेंगे हम लोग? 37 डिग्री लेंगे ईस्ट से, यानी यहाँ से लेंगे, और 37 डिग्री। तो ये जो वेक्टर होगा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और ये 2 मीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है आपका डायरेक्शंस दिखा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना पार्ट जो है आपका डायरेक्शंस दिखा रहा है, ठीक है, और इतना पार्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम लोग यार? इसी को लिख सकते हैं 2 मीटर 90 माइनस, तो कितना हो जाएगा? 57, 90 माइनस करेंगे 57 ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे भी कर सकते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ, ये जो होगा 57 डिग्री, सॉरी 53 होगा ना, 53, ठीक है, 53, ठीक है, 53 ये होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको और भी एग्जांपल दे क्या? लेट्स सपोज और भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज 5 मीटर कुछ ऐसे क्या एंगल लें, आप ही बताओ। लेट्स सपोज दैट 80 डिग्री, चाहे चलो कोई बात नहीं 60 डिग्री ले लेते हैं। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इस कोऑर्डिनेट में अभी हम लोगों ने नहीं किया, तो ये कर लेते हैं वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, ऐसे ही बना के कर रहे हैं। तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो कौन सा होगा भाई मेरे? वेस्ट और साउथ, तो जो होगा वेस्ट और साउथ जो है इस कोऑर्डिनेट में होगा। इससे तो ये समझ में आ गया कि इस कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। तो अब वेस्ट, अब कहाँ से लेंगे हम लोग 60 डिग्री? साउथ से, जो लास्ट में है उससे, साउथ से 60 डिग्री, साउथ से 60 डिग्री, सिंपल, 5 मीटर इसकी लेंथ, ये हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर 30 डिग्री, 30 डिग्री किससे? वेस्ट से, तो बस ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो बना नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जब भी आएगा आप अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए, ठीक, ओके। देखिए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो कैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इसमें हम देखेंगे। तो पहली बात इसमें कि थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, पर है नहीं ऐसी कोई बात। जैसे मान लीजिए कोई एक ए वेक्टर है और कोई एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो जो उसमें जो टेल से टेल वेक्टर होता है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का टेल मिला होना चाहिए, ठीक है। पहले ये जो चीज़ें लिखी हुई है उसको समझा रहे हैं कि दो वेक्टर्स का टेल मिला होना चाहिए
और उनके बीच के दो एंगल्स हैं। अब देखो ना, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो जो सबसे छोटा एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, उसको लेंगे। पहले बात तो वो टेल से टेल मिले होने चाहिए, और दूसरी बात उसका सबसे स्मॉलर एंगल लेना होगा। तो ये जो लिखा जो है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब पहले ये बोलें कि दो वेक्टर्स के बीच का स्मॉलर एंगल लेना है। फिर दूसरी बात, व्हेन दे आर ज्वाइन टू टेल टू टेल, जब वो टेल टू टेल ज्वाइन होंगे तब। ठीक है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, हम वो वाला लेंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि जो थीटा है वो 0 से लेकर के 180 के बीच होना चाहिए। ये इसकी डोमेन है। ठीक है, 0 से, क्योंकि ये 180 से बड़ा है ना, उतना नहीं लेना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक ए वेक्टर है। ठीक है, थोड़ा वेक्टर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं इसके। तो एक ऐसा वेक्टर है और दोनों के बीच का लेट्स सपोज डैट ये 100 है, मान लेते हैं 100 है। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या 100 होगा? 100 रिपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देखो भाई, एक जो है वेक्टर है, एक का टेल और दूसरे का हेड लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए मुझे? एक का वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का भी, जो एक का टेल और दूसरे का भी टेल ही होना चाहिए, उस तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर को क्या करेंगे कि इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, ऐसे थोड़ा आगे लेकर के आएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसको उठा करके आगे कर देंगे, बस उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया? अब टेल से टेल देखो आ गया ना, टेल से टेल आ गया। ये जो वेक्टर बी है, अब टेल से टेल, इसका भी टेल और इसका भी टेल मैच कर गया, तो ये एंगल लेंगे, ये थीटा। अब ये कितना होगा? 100। अब ये जो लीनियर पेयर वाला क्वेश्चन हो गया, सिंपल सी बात कि ये 100 है, तो ये कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि 180 में से माइनस कर दो, दोनों मिलकर के 180 होना चाहिए। तो ये 80 डिग्री। तो ए और बी का जो एंगल है 80 डिग्री होगा, ना कि 100। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और मतलब एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कितना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमें स्मॉलर एंगल लेना है। दो बातें ध्यान रखनी है, पहले दोनों तो टेल से टेल मिले होने चाहिए, फिर उसके बाद उसका स्मॉलर एंगल लेना होगा मुझे। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट ये कोई एक ए वेक्टर है। ठीक है, और मैंने इस तरीके से ऐसे तो ले लिया, इस तरीके से, लेट्स सपोज दैट ऐसे, और ये जो है मैंने कहा कि 120 है, और इन दोनों के बीच का वेक्टर निकालिए। ठीक है, तो आप निकालिए, चलिए शुरू कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको क्या करेंगे? पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों का टेल से टेल होना चाहिए। जैसे ये एक वेक्टर है ए, और फिर इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको उठाया और आगे की तरफ कर दिया। ठीक, अब ये हो गया थीटा। अब ये मुझे चाहिए, तो यानी कि ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ये वाला जो थीटा होगा तो कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। तो ये मेरे पास 60 डिग्री जो होगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे कैसे हो। बस सिंपल सी बात ये है ना कि दोनों को टेल से टेल मिलना होना चाहिए और स्मॉलर एंगल, बस बात ख़त्म। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है कि आपको निकालना है ए और बी, ये मतलब आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ए और सी के, और बी और सी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एरो दिया गया है वेक्टर बी, और यहाँ से शुरू है सी वेक्टर, और सी वेक्टर के ये टेल है और ये हेड है, और ये ए वेक्टर का यहाँ पे टेल है और वो हेड है। तो ए और बी के बीच का पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए, ए वेक्टर कैसे है? ऐसे है। ठीक है,
और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री। अब इसको क्या करना है, मुझे इस वेक्टर का ए वेक्टर का और बी वेक्टर का दोनों का टेल मैच कराना है। तो टेल मैच कराना है यानी कि आगे लेके जाएंगे, हम आगे ले करके जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे लेकर के जाएंगे। तो ये जो होगा बी वेक्टर, तो कुछ इस तरीके से आगे जाएगा बी वेक्टर, है कि नहीं। तो जब आगे जाएगा तो देखो ये वाला जो लाइन है वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये और ये जो होगा पूरा 60 डिग्री एंगल होगा। क्यों, अब छोटे क्लास में पढ़ते हैं 60 डिग्री एंगल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। भाई मेरे पहले ऐसे है तो ये 60 होगा, तो ये भी तो 60 होगा। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों वर्टिकली अपोजिट है, जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन, ये तो ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये और ये पूरा 60 डिग्री होगा। ठीक, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा समझ में आ गया। तो आपको 60 डिग्री हो गया तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे 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 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये 60 डिग्री है। ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, यानी कि मुझे ये एंगल चाहिए। और ये एंगल कैसे निकलेगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, 90 माइनस करके ये x है, तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 60 डिग्री, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। a और b के बीच का पूछ रहा था तो इसको मैंने आगे किया तो फिर क्या हो गया, a और b के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, इसको नोट कीजिए। a और c के बीच का एंगल, ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, बस लास्ट बस ख़त्म ही होने वाला है ये वाला लेक्चर। a और c है, तो a और c, चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं पहले। a कहाँ है, वो है, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। c कहाँ है, ये है, यानी कि c ऐसे है, ऐसे, और ये इसका एंगल दिया हुआ है आपका 45 यहाँ से। ठीक है, तो ये तो दोनों टेल से टेल मैच कर रहे हैं, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। a और c के बीच का एंगल ये है, तो ये कितना होगा, ये 45 होगा, तो दोनों को आप ऐड कर दो तो 7 यानी कि 75 हो जाएगा। तो इसका एंगल जो है 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे आते हैं b और c के बीच का। तो b और c के बीच का देखिए, ये b है और ये b है और ये c है। तो ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, फिर वो बता रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं अब इसको रफ कर दें। इसको वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे करना आसान होगा। आप देखो, ये अब मुझे पूछ रहा है b और c के बीच में, तो ये क्या है, c वेक्टर है और ये क्या है, b वेक्टर है। तो इसको मैंने आगे किया क्योंकि मुझे टेल से टेल मैच कराना है। तो देखो दोनों का टेल मैच कर रहा है, तो ये पूरा 60 डिग्री है और ये पूरा 60 डिग्री है, और मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, यानी कि मुझे ये एंगल चाहिए, ये थीटा होगा। तो अब ये 60 है, ये 45 है, तो 60 माइनस 45 करेंगे 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच का एंगल होगा। तो ये मेरे पास पूरा सॉल्यूशन हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। बस कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों को टेल से टेल मिलाया जाए, एंगल्स सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, फिर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ से। ठीक है, तो बेसिक पार्ट हमने आज के लेक्चर में किया। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शंस था, मैंने इस वाला बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं, हम ये कह सकते हैं कि मतलब जितना बेसिक छोटी छोटी बातें थी वेक्टर्स में, वो सारे हमने कर लिए। ठीक है, कल के क्लास में, मतलब जो अभी आगे वाले क्लास है, उसमें जो हम लोग सिंपल सी बात बता दे रहे हैं क्या करना है हमें। जो इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कोलिनियर वेक्टर्स ये क्या होते हैं, वो चीज़ें करेंगे। और थोड़ा सा और भी आगे करके थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो अभी आज के लेक्चर्स में हम लोग जितना कुछ पढ़े हैं, इसका मिक्स क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बस जल्दी ही वो भी आने वाला है। ठीक।
आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए।